हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहित शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, जो हम बीएससी फाइनल की फर्स्ट यूनिट जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं अपनी फर्स्ट यूनिट को। कुछ दिन क्लासेस ऑफ रही थी तो स्टूडेंट्स की क्या है, काफ़ी डिमांड आने लगी कि सर प्लीज़ क्लास कंटिन्यू करिए, क्लास कंटिन्यू करिए। तो हम इन डिमांडों को ही ध्यान में रखते हुए आपकी जो क्लास है वो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और आपको ये तो है कि कॉम्प्लेक्स तो करवा ही दूंगा मैं जब तक आपके एग्ज़ाम होंगे। आपके एग्ज़ाम मिड जुलाई में होने के चांसेस हैं अभी। वैसे अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आपकी कॉम्प्लेक्स तो करवाई दी जाएगी। और उसके अलावा जो अलजेब्रा डायनेमिक्स का भी अपन सोचेंगे टाइम रहा तो अपन जो फर्स्ट यूनिट है आपके उसको कंप्लीट कर चुके हैं। और दूसरी बात देखिए, हमारे ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं 10th 11th 12th के, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों मीडियम चल रहे हैं। और बीएससी का जैसे ही कुछ हो जाएगा प्रमोट वगैरह का, तो हम जो बीएससी के बैचेस हैं वो भी चालू करने का सोच रहे हैं। तो देखिए, अपन आज सेकंड यूनिट है आपके। तो सेकंड यूनिट में जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7, तो चैप्टर नंबर 7 जो है, चैप्टर नंबर 7 का नाम है सम्मिश्र समाकलन व कॉची-गूड्स प्रमेय। देखिए, आपकी यूनिट नंबर सेकंड में क्या है कि चैप्टर नंबर 7 और एक चैप्टर नंबर 8, तो इनसे आपको कंप्लीट एक क्वेश्चन मिल जाएगा। यानी एक क्वेश्चन, उसके दोनों पार्ट आपको करने होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 देखते हैं। चैप्टर नंबर 7 का नाम है सम्मिश्र समाकलन और कॉची-गूड्स प्रमेय, और ये आपके यूनिट नंबर सेकंड में है। इसमें देखिए अपन को क्या पढ़ना है। इसमें अपन को जो ये सम्मिश्र फलन होता है W बराबर Fz बराबर UXY प्लस आयोटा VXY, ये एक सम्मिश्र फलन है। इस सम्मिश्र फलन के समाकलन के बारे में अध्ययन करना है। समाकलन के बारे में अध्ययन करना है। आप सेकंड ईयर में रियल एनालिसिस पढ़ के आए हो, उसमें आपने वास्तविक फलन के समाकलन के बारे में अध्ययन किया। अब हम क्या करेंगे, सम्मिश्र फलन के समाकलन के बारे में अध्ययन करेंगे। यहां तक क्लियर है? देखिए, आप ये जानते हो कि समाकलन दो प्रकार का होता है। एक होता है निश्चित समाकलन और एक होता है अनिश्चित समाकलन। मैं थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूं आपको एकदम कंसेप्ट से। अनिश्चित समाकलन, देखिए निश्चित समाकलन में तो सबसे पहले अनिश्चित समाकलन की बात करें तो अनिश्चित समाकलन तो वही कि आप जो अवकलन की उल्टी प्रक्रिया होती है वो समाकलन कहलाती है। कि मतलब जो भी आपको अवकलन निकल के आया है उसका रिवर्स कर दीजिए तो समाकलन आ जाएगा। जैसे sin x है तो इसका अवकलन क्या होता है, cos x, तो cos x का उल्टा कर दो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस sin x। तो इस प्रकार ये तो होता है अनिश्चित समाकलन। और अनिश्चित समाकलन आप क्या है, जिस प्रकार वास्तविक फलन का अनिश्चित समाकलन करते हो फॉर्मूलों से, उसी प्रकार आप ये जो सम्मिश्र फलन है इसका भी अनिश्चित समाकलन कर सकते हो। जैसे मान लीजिएगा कि कोई भी एक फलन है φz और ये फलन φz है, इसका हमको समाकलन अवकलन करें तो ये आया fz आया। अब इस fz का यदि मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरे को क्या आ जाएगा, φz आ जाएगा। तो अनिश्चित समाकलन तो जैसे एक वास्तविक फलन का होता है उसी प्रकार एक सम्मिश्र फलन का हो जाता है। अब बात आती है निश्चित समाकलन की। तो निश्चित समाकलन में देखिए क्या होता है, निश्चित समाकलन जो होता है वो किसी ना किसी एक पथ के अनुदिश होता है। पथ के अनुदिश होता है, पथ के अनुदिश होता है। हम बात करते हैं निश्चित समाकलन की। तो निश्चित समाकलन जैसे मान लीजिए आपको किसी वास्तविक फलन का निश्चित समाकलन करना हो तो आप या तो x एक्सिस लोगे या y एक्सिस लोगे, मतलब वास्तविक अक्ष लोगे। तो इसमें क्या होता है, टुकड़ों के रूप में इनका क्या कर दिया जाता है, योग कर दिया जाता है। और जैसे यदि यहां से यहां तक है तो ये बोल देते हैं इंटीग्रेशन a to b fx dx, ऐसे कर देते हैं। अब क्या आप इस प्रकार क्या वास्तव जो ये सम्मिश्र फलन है इसका निश्चित समाकलन कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि जो सम्मिश्र फलन होता है
वास्तविक फलन को तो आप वास्तविक संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हो तो इस प्रकार निश्चित समाकलन हो जाएगा। जबकि जो सम्मिश्र फलन होता है, इस सम्मिश्र फलन को किस पर प्रदर्शित किया जाता है, मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बताया था, ऑर्गेंड प्लेन सम्मिश्र तल में प्रदर्शित किया जाता है। तो यह इसका क्या इसका इस पद के अनुदिश समाकलन कर सकते हो क्या? नहीं। क्या इसका इस पद के, क्या इसका y एक्स के या x एक्सिस के अनुदिश समाकलन कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि जो सम्मिश्र फलन होता है वो हमेशा प्रदर्शित कहाँ होता है? आर्गेंड प्लेन में होता है। तो यानी इसका यदि आपको समाकलन करना हो तो आप किसी वक्र के अनुदिश कर सकते हो, कि यदि कोई वक्र बने उसके अनुदिश ही आप इसका क्या कर सकते हो? समाकलन कर सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी एक सम्मिश्र फलन का निश्चित समाकलन जब किया जाता है तो वो हमेशा कोई ना कोई एक वक्र के अनुदिश किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? ऐसा इसलिए क्योंकि सम्मिश्र फलन को हमेशा एक आर्गेंड प्लेन में शो किया जाता है, इसलिए इसका हमेशा एक वक्र के अनुदिश ही समाकलन होगा। क्लियर है? अब इस सम्मिश्र फलन का समाकलन करने के लिए एक मैथमेटिशियन हुए थे जिनका नाम है रीमान। जिनका नाम क्या है? रीमान। तो जो सम्मिश्र फलन है, इस सम्मिश्र फलन का समाकलन करने के लिए, इस सम्मिश्र फलन के समाकलन की डेफिनेशन देने के लिए एक साइंटिस्ट हुए, एक मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम है रीमान। उन्होंने एक डेफिनेशन दी जिसे अपन रीमान समाकलन, रीमान समाकलन डेफिनेशन बोलते हैं। तो अपना आज टॉपिक रहने वाला है फर्स्ट सम्मिश्र रेखा समाकलन। जो आज अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा, अपना टॉपिक पे आते हैं। अपना फर्स्ट टॉपिक है सम्मिश्र रेखा समाकलन। सम्मिश्र रेखा समाकलन, सम्मिश्र रेखा समाकलन या समाकलन की रीमान परिभाषा। ये जो सम्मिश्र फलन के लिए समाकलन की जो डेफिनेशन है वो किसने दी थी? रीमान ने दी थी, इसलिए इसे समाकलन की रीमान परिभाषा भी कहते हैं। समाकलन की रीमान परिभाषा भी कहते हैं। तो सम्मिश्र रेखा समाकलन या समाकलन की रीमान परिभाषा, यहां तक क्लियर हो रहा है आपको? अब ये क्या होती है समाकलन की रीमान परिभाषा? कि समझिएगा कि माना एफ जेड सम्मिश्र चर जेड का, देखिए नोट ना करें आप, बस समझें। आपको नोट्स मिल जाएंगे मेरे, तो उसमें से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना। कि माना एफ जेड सम्मिश्र चर जेड का कोई फलन है। एफ जेड सम्मिश्र चर जेड का कोई फलन है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तथा सी कोई चापकलनीय वक्र है। सी कोई चापकलनीय वक्र है। चापकलनीय वक्र मतलब कोई भी एक वक्र है, किसमें? आर्गेंड प्लेन में, सम्मिश्र तल में, जिसका समीकरण निम्न है। किसका? इस चापकलनीय वक्र का समीकरण निम्न है, जिसका समीकरण निम्न है। इस चापकलनीय वक्र को जो हम डिफाइन करते हैं वो C से डिफाइन करते हैं, C से डिफाइन करते हैं। और इसका जो समीकरण है वो निम्न है, z बराबर xt प्लस आयोटा yt। तो ये जो चापकलनीय वक्र है, इस चापकलनीय वक्र का जो समीकरण है वो निम्न है। यहां जो t की वैल्यू है, जहां जो t है, इस t की वैल्यू अल्फा के बराबर, अल्फा से बड़ी और बीटा के बराबर तथा बीटा से छोटी है। मतलब ये जो t है ये अल्फा से बीटा तक है। अब ये जो एक अंतराल बना अल्फा टू बीटा, इसका कोई विभाजन भी कर देते हैं। देखिए बस आप थोड़ा, मैं जो आपको बता रहा हूं वो समझते चले, हम बिल्कुल एक एक स्टेप से बहुत अच्छे से सारी चीजों को क्लियर करेंगे। ठीक है? अब ये जो एक अंतराल बना है अल्फा बीटा, तो इसका मतलब क्या है? अल्फा से बीटा,
क्योंकि ये क्या है, क्लोज इंटरवल है। आपने पढ़ा होगा दो इंटरवल होते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज इंटरवल। यदि मैं लिखूं अल्फा कॉमा बीटा यानी छोटे ब्रैकेट से, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें अल्फा और बीटा काउंट नहीं होंगे, ये अल्फा और बीटा के बीच वाली जो डिजिट्स है वो आएंगी। और यदि क्लोज इंटरवल हो तो इसका मतलब ये है कि इसमें अल्फा से बीटा तक है, यानी इसमें अल्फा भी ऐड है और बीटा भी ऐड है। तो देखिएगा, माना, अब माना अंतराल, ये जो अंतराल है, कौन सा अंतराल, अल्फा कॉमा बीटा, इसका कोई विभाजन P निम्न है, का कोई विभाजन P निम्न है, विभाजन P निम्न है। क्या है विभाजन P निम्न है? क्या है विभाजन? T0, T1, T2, Tn, ये कोई विभाजन P कर दिया। अब देखिए T0 तो क्या हो जाएगा, अल्फा, और Tn क्या हो जाएगा, बीटा, तथा T के इन मानों के संगत। अब देखिए T की आप जब वैल्यू रखते जाओगे तो Z की वैल्यू प्राप्त होगी, तथा T के इन मानों के संगत Z के संगत मान निम्न है। माना T के मानों के लिए, अब T की जब वैल्यू रखते जाओगे तो Z की वैल्यू फाइंड आउट होती जाएंगी। माना T के मानों के लिए Z के संगत मान निम्न है, संगत मान निम्न है। क्या क्या है सर मान? निम्न मान क्या क्या है? निम्न मान है कि यदि T0 रखोगे तो Z0 आ जाएगा, T1 रखोगे तो Z1, T2 रखोगे तो Z2 और Tn रखोगे तो Zn। अब T0 को तो मान लिया A और Tn को क्या मान लिया, B मान लिया। Tn को क्या मान लिया, B मान लिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं, बहुत अच्छे से समझिए। देखिए चीजों को, ये कह रहा है सम्मिश्र रेखा समाकलन या समाकलन की रीमान परिभाषा, कि माना fz सम्मिश्र चर z का कोई फलन है और c कोई चापकलनीय वक्र है, और इस चापकलनीय वक्र का समीकरण निम्न है। ये कहां होगा, आर्गेन प्लेन में ही होगा, तो मतलब एक सम्मिश्र संख्या में ही होगा इसका, xt प्लस आयोटा बाई टी, जहां t की वैल्यू अल्फा से बीटा तक है, और इस अंतराल अल्फा बीटा का कोई विभाजन p निम्न है, और t के संगत मानों के, t के मानों के लिए z के संगत मान निम्न है। इसके बाद तो समाकलन की रीमान परिभाषा से, तो समाकलन की रीमान परिभाषा से, तो समाकलन की रीमान परिभाषा से, तो समाकलन की, यदि ऐसा सब कुछ हो तो समाकलन की रीमान परिभाषा क्या होगी? अब आती है डेफिनेशन समाकलन की रीमान परिभाषा से, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन c, यानी c के अनुदिश ये जो फलन f है इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वो क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन k बराबर 1 से n f ऑफ एप्सिलॉन, ये साइन होता है एप्सिलॉन के z के माइनस z के माइनस 1, ये होती है समाकलन की रीमान परिभाषा। इससे आप किसी भी सम्मिश्र फलन, कोई भी सम्मिश्र फलन है, उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। और कैसे इंटीग्रेशन की? जो डिफाइन इंटीग्रेशन, मतलब निश्चित जो समाकलन है उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, जहां एप्सिलॉन के क्या है, एप्सिलॉन के z के माइनस 1 जो चाप है इसके मध्य बिंदु है, के मध्य कोई बिंदु है। तो ये होती है, ये आपको एमटीएस बहुत अच्छे से आपको ये समझनी है कि समाकलन की रीमान परिभाषा क्या होती है। इंटीग्रेशन c f z dz बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
समेशन के बराबर 1 से n एफ ऑफ एप्सिलॉन के जेड के माइनस जेड के माइनस 1, जहां एप्सिलॉन के क्या है, जो चाप जेड के और जेड के माइनस 1 है, इसके मध्य कोई पॉइंट है, मध्य कोई बिंदु है, ठीक है। ओके, अब इन सारी चीजों को एक बार तो मैं एक वक्र से समझा देता हूं और फिर एक क्वेश्चन से इस पूरी डेफिनेशन को समझा देता हूं, तो आपके बहुत अच्छे से सारी चीज समझ में आ जाएगी। देखिए, और नोट्स आपको मिल जाएंगे क्लास के बाद मेरे हैंड रिटन, तो आप उनसे नोट कर लेना। देखिए, हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि एक जो सम्मिश्र फलन है उसका निश्चित समाकलन निकाल रहे हैं। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट हुए थे रीमान, उन्होंने एक डेफिनेशन दी जिसे अपन रीमान की परिभाषा कहते हैं, और ये हमने देखी। अब ये क्या है, कोई एक आर्गेंट प्लेन है, कोई एक आर्गेंट प्लेन है। अब इस आर्गेंट प्लेन में क्या होंगे, वक्र होंगे। तो ये हमने कोई क्या मान लिया, एक चाप कलनीय वक्र मान लिया, चाप कलनीय वक्र मान लिया। और इसकी हमने समीकरण क्या मानी थी, z बराबर एक्स टी प्लस आयोटा y, और जहां t की वैल्यू क्या है, अल्फा टू बीटा है। तो आप जब t की वैल्यू रखते जाओगे तो z की वैल्यू फाइंड आउट होती जाएंगी और आपको इस तरह का एक वक्र प्राप्त हो जाएगा। इसे हमने चाप कलनीय वक्र बोला था। ये क्या था, ये z0 था और ये zn था। z0 को हमने क्या माना था, a माना था, और zn को क्या माना था, b माना था। ये z1 होगा, ये z2 होगा, यहाँ zk-1 होगा कोई, यहाँ zk होगा, और यहाँ zn-1 होगा। अब मैंने आपको बोला था कि एप्सिलॉन के क्या है, एप्सिलॉन के है zk-1 और zk के मध्य कोई बिंदु है, तो ये एप्सिलॉन के हो जाएगा। अब ये जो C चाप कलनीय वक्र है, इसके अनुदिश, क्योंकि सम्मिश्र फलन का निश्चित समाकलन हमेशा एक वक्र के अनुदिश ही किया जा सकता है, जबकि वास्तविक फलन का सम्मिश्र का जो निश्चित समाकलन होता है वो एक अक्ष के अनुदिश किया जा सकता है। क्लियर है? तो इस सम्मिश्र फलन का इस वक्र के अनुदिश जो निश्चित समाकलन है वो ये होता है, मैंने आपको डेफिनेशन अभी लिखाई थी, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड बराबर लिमिट 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 n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन k बराबर 1 टू n f ऑफ एप्सिलॉन के z के माइनस z के माइनस 1, और ये है रीमान परिभाषा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से सारी कहानी समझ आ जाएगी। आपकी देखिएगा बुक में चैप्टर 7 में एग्जाम्पल नंबर 3.7.4 है, पेज नंबर 195। तो इस पे देखिएगा, ये 3 क्वेश्चंस हैं, इसमें मैं आपको सारे करवाऊंगा। देखिए, तो इसमें देखिए एग्जाम्पल नंबर 3.7.4, इसका फर्स्ट है कि अपन को एक इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन सी डी जेड, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इंटीग्रेशन सी डी जेड। तो इसको मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेशन को आई मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, आई मान लेता हूं। तो ये कह रहा है कि योग की सीमा के रूप में समाकलन की परिभाषा से, मतलब समाकलन की रीमान परिभाषा से निम्न समाकलनों का मान ज्ञात करो, निम्न समाकलनों का मान ज्ञात करो। और ये देखो आपको दिया हुआ है कि C क्या है, यहाँ पे C क्या है, A तथा B को मिलाने वाला कोई चापकलनीय वक्र है, कोई चापकलनीय वक्र है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ओके, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन C एफ जेड डी जेड, तो यहां पे इंटीग्रेशन सी एफ जेड की वैल्यू कितनी, एफ जेड कुछ नहीं दे रखा, तो एफ जेड की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो अतः एफ जेड तो कितना हो गया, 1 हो गया, और एफ ऑफ एप्सिलॉन के भी कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि जेड की जगह एप्सिलॉन के रखा तो वो भी कितना आ जाएगा, 1। तो समाकलन की रीमान परिभाषा से, नाउ समाकलन की रीमान परिभाषा से, समाकलन की रीमान परिभाषा से
समाकलन की रीमान परिभाषा क्या होती है? इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड बराबर लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी। अभी लिखवाई थे मैंने आपको, समेशन के बराबर 1 टू एन एफ ऑफ एप्सिलॉन के जेड के माइनस जेड के माइनस 1, यही होती है। ओके, इंटीग्रेशन सी एफ जेड की वैल्यू तो 1 है तो ये डी जेड हो गया बराबर लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी समेशन के बराबर 1 टू एन एफ ऑफ एप्सिलॉन के की वैल्यू 1 और जेड के माइनस जेड के माइनस 1। तो इंटीग्रेशन सी डी जेड बराबर लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, समेशन को खोलो तो ये आ जाएगा z1 माइनस z0 प्लस z2 माइनस z1 प्लस सोन डॉट डॉट प्लस सोन डॉट डॉट एन रखेंगे तो जेड एन के की जगह एन माइनस जेड एन माइनस 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक। तो इंटीग्रेशन सी डी जेड बराबर लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी। अब देखिए ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा क्या? बचेगा यहां पे जेड एन माइनस जेड 0। अब एन की तो कोई टर्म है ही नहीं है तो लिमिट हट जाएगी। तो इंटीग्रेशन सी डी जेड, इंटीग्रेशन सी डी जेड, तो जेड एन लिमिट हट जाएगी। जेड एन का मतलब क्या है? जेड एन का मतलब है, मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, बी, और जेड 0 का मतलब क्या है? ए। तो इंटीग्रेशन सी डी जेड की वैल्यू क्या आ गई? बी माइनस ए आ गई, बी माइनस ए आ गई। क्लियर है? आई बात समझ में आपके? तो इस प्रकार से हम जो समाकलन की रीमान परिभाषा है, इस समाकलन की रीमान परिभाषा से कोई भी सम्मिश्र फलन है तो उसका निश्चित समाकलन की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? इसका जो सेकंड और थर्ड पार्ट है इस एग्जाम्पल का आप करने की कोशिश करना, नहीं हो तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करूंगा। देखिए अब आपकी क्लास डेली कंटिन्यू हुआ करेगी, लेकिन तभी होगी जब आप इन क्लासेस को डेली बेस पे लोगे। देखिए मेरा केवल और केवल एक ही एम है कि आपको बेनिफिट हो जाए, क्योंकि आपके एग्जाम होंगे। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों के एग्जाम को लेकर अभी सस्पेंशन है, इसलिए मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की क्लास नहीं डाल रहा हूँ। फाइनल की इसलिए ही डाल रहा हूँ जिससे आपको इनका बेनिफिट मिल जाए। फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट करवा ही चुका हूँ, सेकंड स्टार्ट कर दी है, तो इसलिए प्लीज़ आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए इनको बहुत अच्छे ढंग से समझते हुए चलें, आपके एग्जाम मिड जुलाई में होने की पॉसिबिलिटी है। और एक दूसरी बात, जो हमारे 10th 11th और 12th के ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच, ऑफलाइन ही चल रहा है इस टाइम, तो ऑफलाइन भी चल रहा है और ऑनलाइन भी टीचमेंट पे चल रहा है। तो जो भी स्टूडेंट आपके कोई रिलेटेड में हो, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम जो भी है, वो ज्वाइन करें, एक बार पढ़ के देखें 10-15 दिन समझ में आ रहा है कि नहीं, तो फिर आप टेस्ट करें कि किस तरीके से कैसी आपको एजुकेशन दी जा रही है। ठीक है? तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।